हेलो स्टूडेंट्स, रिक्सिया के लाइफ साइकिल का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। रिक्सिया के लाइफ साइकिल का पार्ट 2 अब शुरू करते हैं, जिसके अंदर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे। आर्किगोनिया का डेवलपमेंट आर्किगोनियल इनिशियल से होता है, जो कि डॉर्सल सरफेस पर अग्रस्त कोशिका से 2-3 कोशिका की दूरी पर पीछे की तरफ सुपरफिशियल सेल से परिवर्तित होती है और ये कोशिका दूसरी पास की कोशिकाओं से बड़ी, उभरी हुई और गाढ़े जीवद्रव्य वाली होती है। और इस डेवलपमेंट को हम ये फ्लो चार्ट से बता सकते हैं। एक कोशिका सुपरफिशियल सेल जो कि आकार में कंपैरेटिवली बड़ी हो जाती है और वो अन्य कोशिकाओं से अलग दिखाई देती है। उसके अंदर पहला विभाजन अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। नीचे वाली कोशिका जो होती है वो लोअर बेसल सेल होती है और ऊपर वाली कोशिका अपर आउटर सेल कहलाती है। लोअर बेसल सेल वापस विभाजित होती है और थैलस में धंसा हुआ आर्किगोनिया का नीचे वाला भाग बनाती है, जबकि ऊपर वाली सेल जो होती है वो आर्किगोनियल मदर सेल कहलाती है। अब क्या होता है कि आर्किगोनियल मदर सेल में 3 इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं। इंटरसेक्टिंग माने इस तरीके के विभाजन, एक विभाजन यूँ, दूसरा विभाजन यूँ और तीसरा विभाजन यूँ। इस तरीके से 3 इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप 3 तो परिधीय कोशिकाएं बन जाती हैं, 3 पेरिफेरल स्टेराइल सेल्स बन जाती हैं और बीच में एक सेंट्रल सेल बन जाती है। तो इस तरीके से ये स्टेराइल सेल्स और एक सेंट्रल सेल। अब ये जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल में एक फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 सेल्स बनती हैं। ऊपर वाली प्राइमरी कवर सेल होती है और नीचे वाली सेंट्रल सेल कहलाती है। सेंट्रल एक्सियल सेल के ट्रांसवर्स डिवीजन से प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल बनती है। प्राइमरी कवर सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन्स एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, एक यूँ और एक और डिवीजन, जिसके परिणाम स्वरूप 4 सेल्स बन जाती हैं। 2 वर्टिकल डिवीजन्स, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे बने 4 लंबी लंबी कोशिकाएं बन गईं, जिनको कि हम कवर सेल्स कहते हैं। और जो सेंट्रल सेल है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। नीचे वाली कोशिका वेंटर सेल कहलाती है, जबकि ऊपर वाली सेल प्राइमरी नेक कैनाल सेल कहलाती है। ये डेवलपमेंट है सेंट्रल सेल का। ऊपर वाली प्राइमरी नेक कैनाल सेल और नीचे वाली वेंटर सेल। वेंटर सेल फिर से डिवाइड करती है ट्रांसवर्स डिवीजन से और उसमें वेंटर कैनाल सेल बनती है और एग सेल बनती है। अगर हम ये इसकी आर्किगोनियम बनाएं तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर सेल और एक एग सेल, दिस इज एग सेल, और ये वेंटर कैनाल सेल। और ये जो ऊपर वाली सेल है, जिसको कि हम नेक कैनाल सेल कहते हैं, वो फिर से विभाजित होती है और ये नेक कैनाल सेल, ऊपर वाली जो ये नेक कैनाल सेल 2 से 3 अनुप्रस्थ विभाजन करती है और 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स बना लेती है। अब जो 3 पेरिफेरल सेल्स थीं, जो कि जैकेट सेल्स थीं, 3 प्राइमरी जैकेट सेल्स थी, उनमें हर एक में वर्टिकल डिवीजन हुआ और 6 जैकेट सेल्स बन गई, 6 प्राइमरी जैकेट सेल्स बन गई। फिर इन 6 जो प्राइमरी जैकेट सेल्स लंबी लंबी कोशिकाएं जो बनी, उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और 2 टायर्स बनी, ऊपर वाली 6 और नीचे वाली 6। नीचे वाली जो 6 थी उन्होंने तो वेंटर इनिशियल्स बना ली, जिन्होंने
जो कि एक कोशिका भित्ति मोटा वेंटर वाला पोर्शन बना लिया। वेंटर वाला माने दिस लेयर, दिस पोर्शन, ये तो नीचे वाली सेल ने बना लिया। और ऊपर वाली जो 6 सेल थी, उन 6 सेल्स ने नेक को कवर किया। ग्रीवा के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट बना ली नेक की, और इनके अंदर काफ़ी विभाजन हुए और 6 से 9 कोशिकाओं का नेक बन गया वर्टिकल डिवीजन से। तो इन्होंने तो नेक को कवर किया, कौन सी, नेक इनिशियल्स ने, और वेंटर इनिशियल ने वेंटर वाले पोर्शन को कवर किया। और ऊपर वाली जो सेल थी, जो प्राइमरी कवर सेल थी, प्राइमरी कवर सेल में 2 वर्टिकल डिविजन्स हुए, उन्होंने ऊपर 4 कवर सेल्स बना ली। सो दिस इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। ये आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लें। ये आर्किगोनियल इनिशियल, इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन, आउटर सेल एंड द बेसल सेल। बेसल सेल विल फॉर्म द बेस ऑफ द दिस वाला पोर्शन, ये पोर्शन बनाएगा ऑफ आर्किगोनियम। आगे वाली आउटर सेल जो है उसमें 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन से एक तो प्राइमरी एक्सियल सेल बन गई और बाहर वाली प्राइमरी पेरिफेरल सेल्स बन गई। ये बन गई, देखिए, प्राइमरी एक्सियल सेल और ये प्राइमरी पेरिफेरल सेल। प्राइमरी एक्सियल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल बन गई, सेंट्रल एक्सियल सेल बन गई। सेंट्रल एक्सियल सेल में वापस डिवीजन हुआ, प्राइमरी नेक कैनाल सेल बन गई और प्राइमरी वेंटर सेल बन गई। और इधर जो कवर सेल्स हैं उनमें फिर से डिवीजन हुआ और 6 सेल्स की जैकेट बन गई। इस जैकेट में फिर से डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन, तो नीचे तो वेंटर वाला पोर्शन बना लिया इन्होंने, और ऊपर जैकेट ने ऊपर की जो 6 लेयर्स थी उन्होंने नेक की जैकेट बना ली। अंदर वाली नेक कैनाल सेल, प्राइमरी नेक कैनाल सेल में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, नेक कैनाल बन गई, और जो बेस वाला पोर्शन है उसमें वेंटर कैनाल सेल और हेग सेल बन गई। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of the development of Archegonia frixia. Now the structure of Archegonium, जो मैच्योर आर्किगोनियम है वो कहाँ पे स्थित होती है, ये देखिए, ये स्टोरेज वाला रीजन, दिस इज द स्टोरेज रीजन, दिस इज फोटोसिंथेटिक रीजन। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेटिक रीजन में थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ इसका नेक वाला पोर्शन होता है, ये वेंटर वाला पोर्शन जिसमें एग है, ये नेक कैनाल सेल्स हैं। अब क्या होता है कि जो नेक कैनाल सेल्स जो होती हैं, जब परिपक्व होती है आर्किगोनियम और वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है, तो उस समय जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं वो सारी विघटित हो जाती हैं, और ये जो ऊपर वेंटर कैनाल सेल थी ये भी विघटित हो जाती है। वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल्स ये सारी विघटित हो जाती हैं और विघटित होकर के एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बना लेती हैं, चिपचिपा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बना लेती हैं। और ये जो चिपचिपा पदार्थ है ये जल को अवशोषित करता है, जल का अंत्यचूषण करता है, और इस तरीके से स्त्रीदानी के ऊपर या आर्किगोनियम के ऊपर एक दबाव उत्पन्न होता है, जिससे जो शीर्षस्थ 4 कवर सेल्स थी वो, या आवरण कोशिकाएं कहते हैं इनको हम हिंदी में, कवर सेल्स को, ये एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और स्त्रीदानी का, आर्किगोनियम का जो द्वार है वो खुल जाता है। और कुछ श्लेष्मीय पदार्थ जो कि अंदर बनता है नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल के विघटन से, तो ये जो होता है श्लेष्मीय पदार्थ ये थोड़ा सा बाहर निकल आता है, जिसके अंदर जल में तैरते हुए एंथ्रोजॉइड्स उसमें उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद कई सारे एंथ्रोजॉइड्स एंटर हो जाते हैं नेक में, ये नेक वाले पोर्शन में अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक एंथ्रोजॉइड फ्यूज़ करता है एग सेल से और जाइगोट का निर्माण हो जाता है इस जगह। अब ये जाइगोट बन गया, ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में ये जाइगोट कैसा है, 2n है, तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है।
जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। कई बार शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाता है कि फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली कोशिका क्या होती है, वो जाइगोट है। प्रारंभ में ये आकार में बढ़ती है और एक सेल्यूलोज की भित्ति से परिबद्ध रहती है, और जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वो वेंटर की जो सेल्स होती हैं उनके को स्टिमुलेट कर देती है, जिससे नीचे वाले पोर्शन में कई सारे पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल परिणतिक और अपनतिक विभाजन होते हैं, और उससे एक नीचे वाले पोर्शन में एक, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन गई। ये क्या चीज़ है, ये कैलिप्ट्रा बन जाता है। नीचे वाले पोर्शन में एक कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग जाइगोट को कवर करके रखता है। अब क्या होता है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। जाइगोट में पहला डिवीजन अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे लगभग समान आकार की दो कोशिकाएं बनती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ऊपर वाली सेल को हम एपीबेसल सेल कहते हैं और नीचे वाली सेल को हम हाइपोबेसल सेल कहते हैं। ऊपर वाली एपीबेसल, नीचे वाली हाइपोबेसल। अब आगे का डिवीजन अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरह का होता है। कुछ में तो इन दोनों सेल्स में जो सेकंड डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और इस तरीके से 4 सेल्स बन जाती हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर डिवीजन सिर्फ ट्रांसवर्स होता है और 4 सेल्स एक दूसरे के सीरीज़ में अरेंज्ड होती हैं। इसके बाद के जो विभाजन है वो ये 2 तरह के हो सकते हैं। पहला तो क्वाड्रेंट एम्ब्रियो बनता है और दूसरे में फिलामेंटस एम्ब्रियो बनता है, जबकि लंबा होता है। क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में सेकंड विभाजन जो है वो पहले वाले विभाजन के 90 डिग्री के एंगल पे होता है और 4 कोशिका का एम्ब्रियो बन जाता है, जैसा कि अधिकतर जातियों में होता है। और फिलामेंटस एम्ब्रियो कुछ जातियों में पाया जाता है जिसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और फिलामेंटस एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों तरह के एम्ब्रियो में जो तीसरा विभाजन होता है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन में होता है, हमेशा वर्टिकल प्लेन में होता है थर्ड डिवीजन, जिसके परिणाम स्वरूप ये इसमें अगर ऐसा हो गया डिवीजन तो कैसा होगा, ऑक्टेंट बन जाएगा, 8 सेल्स का एम्ब्रियो बन जाएगा। और ये 8 सेल का जो एम्ब्रियो है उसके अंदर अब इर्रेगुलर डिवीजन्स होते हैं, अनियमित विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 20 से लेके 4 कोशिका का ग्लोबुलर एम्ब्रियोनल मास बन जाता है। सो दिस इज ग्लोबुलर एम्ब्रियोनल मास which is consisting of 20 to 40 cells। अब क्या होता है कि इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। ये 20 से 40 सेल्स का ये बन गया ग्लोबुलर मास। इसमें अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की लेयर एम्फिथीसियम कहलाएगी, दिस इज एम्फिथीसियम, और अंदर वाली लेयर एंडोथीसियम। ये देखिए ये एम्फिथीसियम बन गई और ये अंदर वाली एंडोथीसियम बन गई। एम्फिथीसियम के अंदर कई सारे पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगे, कई सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगे और वो एक कोशिका मोटा बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगे और एक कोशिका मोटा जैकेट बन जाएगा बाहर, सिंगल सेल थिक रक्षात्मक स्टेराइल जैकेट बन जाता है। और अंदर वाली कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और बार बार विभाजित हो करके स्पोरोजिनस सेल्स या आर्कीस्पोरियल सेल्स बना लेती हैं। दीज आर स्पोरोजिनस सेल्स और आर्कीस्पोरियल सेल्स, ये विभिन्न तलों में बार बार विभाजित होती हैं। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं
ये अंत में स्पोर मदर सेल की तरह से काम करती हैं। स्पोर मदर सेल की तरह से काम करने का मतलब कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं अब अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और स्पोर टेट्राड बनाएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी स्पोरोजिनस सेल्स स्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं। कुछ सेल्स अपने जीव द्रव्य को पोषण के लिए इस्तेमाल करती हैं। कुछ सेल्स तो स्पोरोजिनस सेल्स बन जाती हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, मियोसिस करती हैं, और प्रत्येक कोशिका से 4 स्पोर्स बन जाते हैं जो कि टेट्राड के फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं। दिस इज द स्पोर टेट्राड। लेकिन स्पोरोजिनस सेल्स की कुछ कोशिकाएं अपने जीव द्रव्य को उनका जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं वो सारे भोज्य पदार्थों को डेवलपिंग स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोर मदर सेल्स को दे देती हैं, उनके पोषण का काम करती हैं वो। अब ये स्पोर टेट्राड बन गया। ये जो स्पोर टेट्राड स्पोर्स बने, ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट बनी, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज कैप्सूल, जो कि ओवरी का, जो कि आर्किगोनियम का वेंटर वाला पोर्शन था, ये अब क्या कहलाने लग गया? कैप्सूल कहलाने लग गया। तो रिक्सिया के अंदर कैप्सूल सिर्फ कैप्सूल होता है, उसमें फुट और सीटा दोनों नहीं पाए जाते। ओनली कैप्सूल इज फाउंड। और इसके चारों तरफ क्या है? कैलिप्ट्रा है, कैलिप्ट्रा की लेयर्स है। डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल अब कैसे होता है, कैसे वो स्फुटित होता है? रिक्सिया के जो बीजाणु हैं परिपक्व होने के बाद मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो कैप्सूल का स्फुटन और बीजाणुओं का प्रकीर्णन, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स की कोई विशेष विधि नहीं होती है। बीजाणुओं का जो थैलस है, ये जो बीजाणु हैं, ये थैलस के विघटित होने के पश्चात ही, बिकॉज इसके चारों तरफ थैलस है, इसके चारों तरफ ये पूरा थैलस है, तो जब ये थैलस ये विघटित हो जाएगा चारों तरफ का, तब इसके अंदर बने हुए ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स ये बाहर निकल आएंगे। ये स्पोर्स जो बने हैं ये बाहर निकल आएंगे। अब हम स्पोर्स का डेवलपमेंट देखते हैं। स्पोर को अगर देखें तो स्पोर की 3 वॉल होती हैं। सबसे बाहर वाली एक्सोस्पोरियम, उसके बाद जो बीच वाली है उसको हम मीजोस्पोरियम कहते हैं, और अंदर की तरफ एक लेयर होती है, वो होती है एंडोस्पोरियम। तो स्पोर में 3 लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर की एक्सोस्पोरियम, बीच वाली मीजोस्पोरियम, और सबसे अंदर की तरफ एंडोस्पोरियम। बाह्य चोल जो होता है वो स्कल्पचर्ड होता है। मिडिल जो लेयर होती है वो क्यूटिन की बनी होती है, और अंदर वाली पैक्टोज एंडोस्पोरियम जो होती है वो पैक्टोज और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर या तो 8 होता है या फिर n=9 होता है। कुछ जातियों में 9 होता है, कुछ में 8 होता है। अब ये स्पोर्स जो हैं, ये जो बन गए, ये जर्मिनेट कैसे करते हैं? स्पोर में डिवीजन होता है। ये स्पोर टेट्राड बन गया, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। स्पोर टेट्राड बन गया, पहले मियोसिस हुआ, 4 2 1 2 3 और एक इसके पीछे टेट्रा, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका, तो उसमें एक इज सपोज टू बी ऑन द बैक साइड। तो 4 स्पोर्स हो गए। ये चारों स्पोर्स में से सब चारों स्पोर अलग हो जाते हैं। अब जो इंडिविजुअल स्पोर है वो जर्मिनेट करता है, उसकी
एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम फट जाती हैं और एंडोस्पोरियम एक ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। इसके जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं, जितना कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस है, वो सब आगे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद में एक सप्टा के द्वारा पट का निर्माण होता है और ये बाकी स्पोर का जो पार्ट है उससे वो पृथक हो जाता है। अब ये आगे वाला पोर्शन है, इसमें कई सारे विभाजन होते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। पहले अनुप्रस्थ विभाजन से 2 बनते हैं, फिर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं और इस तरीके से 8 सेल्स बन जाती हैं। इन 8 सेल्स में से एक तो एपिकल सेल की तरह से काम करती है, जो कि दोनों तलों में, ये सेल हो गई, इसने इधर भी काटी सेल्स और इधर भी काटी, तो ये बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है और ये ऐसे यंग थैलस बनना शुरू हो जाता है। और नीचे की तरफ वाली जो सेल्स हैं उनमें से कोई सेल्स राइजोइडल सेल बना लेती हैं, कोई स्केल्स बना लेती हैं और इस तरीके से रिक्सिया का थैलस बन जाता है, जिसमें स्केल्स नीचे की तरफ होते हैं और राइजोइड्स नीचे की तरफ होते हैं और आगे की तरफ एपिकल नॉच हो जाती है, जिसके अंदर जो शीर्षस्थ कोशिका दोनों तलों में, दोनों साइड्स पे, लेटरल साइड्स पे सेल्स काटेगी और ये थैलस आगे की तरफ डायकोटोमस ब्रांचिंग करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द थैलस ऑफ रिक्सिया। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अगर हम देखें तो उसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं, एक दूसरे के नियमित एकांतर क्रम में होती हैं। युग्मकोद्मित जो होता है स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से में अर्धसूत्री विभाजन होता है और गैमेटोफाइट बनता है, जिसके अंदर अगुणित n क्रोमोसोम नंबर होता है। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जिनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर कैप्सूल बनता है और कैप्सूल की जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है एंड फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन का जन्म होता है। सो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है युग्मनज और युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है बीजाणु। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन whereas the zygote is the first cell of स्पोरोफिटिक जनरेशन। कई बार एग्जाम में आता है, यह आप अच्छी तरीके से याद रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट रिक्सिया। थैंक यू।